हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल यानी कि आज की डेट में हो क्या रहा है, हम सबको पता है कि हम लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा करने लगे हैं। लोग खुद से ही, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज, अपनी कंट्री में आप लोग सबसे ज्यादा देख सकते हैं, लोग खुद से ही अपना जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, एंटीबायोटिक मांग लेते हैं और खाते हैं उसको। इसकी वजह से हो क्या रहा है, जो माइक्रोब्स हैं, होता क्या है, माइक्रोब्स के अंदर एक क्षमता होती है। जैसे कि जब सर्दियां होती हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर ओढ़ लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं और सर्दी से बचते हैं, और जैसी सर्दी जाती है सब कुछ उतार देते हैं। ठीक है, तो यही इसी तरीके से जो माइक्रोब्स होते हैं उनके अंदर एक क्षमता होती है कि जब एंटीबायोटिक्स उनको किल करने के लिए आते हैं तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसका पूरा कोर्स होता है, 3 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 21 दिन, तो लगातार उतने टाइम तक हमको वो मेडिसिन खानी होती है। बट तो सेल्फ मेडिकेशन या गलत तरीके से मेडिसिन का यूज करने की वजह से होता क्या है, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को बचा लेता है और भविष्य में अपने आप को अपने जीन्स में मॉडिफाई कर लेता है कि अगर ये एंटीबायोटिक आएगा तो क्या होगा, मैं उससे अपने आप को बचा लूंगा। हर बार ऐसा नहीं होता, बट यस, ज्यादातर ऐसा हो रहा है। और ये सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एक टेरर है आज के टाइम पे, जिसकी वजह से सुपर बग, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुपर बग पैदा हो रहे हैं। सुपर बग का मतलब किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक का उसके ऊपर असर नहीं होगा, वो अगर बॉडी में घुसा तो फिर मौत है, जान चली जाएगी। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, क्या बचाव के चीजें हो सकती हैं, वो सारी बातें हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या कह रहा है, यह इट इज ए डिफाइंड एज ए कंडीशन, एक कंडीशन है इन विच, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या पैरासाइट्स कैन लिव एंड ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या पैरासाइट जो हमारी बॉडी में है, जिनको मारने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, उनकी मौजूदगी में भी, प्रेजेंस में भी ये फलते फूलते हैं, ग्रो होते हैं, मरते नहीं हैं। ठीक है, दैट वर, लेकिन पहले, दैट वर प्रीवियसली रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन पहले जब शुरुआत हुई थी, जब एंटीबायोटिक कोई नया नया बन के आता है, ठीक है, शुरुआत हुई थी, तो उस समय शुरुआत में जो एंटीबायोटिक या जो केमिकल था उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर असर कर रहा था प्रीवियसली, बट समय के साथ धीरे धीरे उसके ऊपर उस दवाई का असर होना बंद हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? यही होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकम रेजिस्टेंस, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने वो देखे, कुछ फोटोज वगैरह देखे होंगे या रील्स वगैरह देखे होंगे, जिसमें मच्छर जाकर के मॉस्किटो कॉइल के ऊपर जाके बैठ जाता है। ठीक है, जिसके लिए जला रहे हो उसके ऊपर आके बैठा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक इसी तरीके से ये भी होता है। तो व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकम रेजिस्टेंट, जब वो रेजिस्टेंट हो जाता है, हम दवाइयां खा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है, टू मोस्ट एंटी माइक्रोबियल, बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल्स यानी कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके खिलाफ जब वो क्या कर लेता है, अपने आप को रेजिस्टेंट कर लेता है। ठीक है, व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकम रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटी माइक्रोबियल्स, दे आर ऑफन रेफर्ड एज सुपर बग। सुना होगा आप लोगों ने नाम, सुपर बग। यही होता है सुपर बग, जिसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक मतलब एंटी माइक्रोबियल, जो माइक्रोब्स को किल करते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, अगर हम बात करें एंटी माइक्रोबियल एजेंट की, इसको हम डिवाइड करते हैं ग्रुप के हिसाब से, ग्रुप बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। वो किस प्रकार से एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स यानी कि एंटीबायोटिक को ग्रुप कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। तो बेसिकली 5 यहां पे सबसे बड़े तरीके हैं, जैसे कि वो एजेंट जो सेल वॉल सिंथेसिस, बैक्टीरिया वगैरह की या फंजाई वगैरह की सेल वॉल को बनने नहीं देगा, सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा। डीपोलराइज द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी होती है प्लस माइनस वाली, उसको डीपोलराइज कर देगा तो डेथ हो जाती है। इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, जो जरूरी प्रोटीन बनने हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, वो प्रोटीन बनने नहीं देते हैं एंटी माइक्रोबियल। या फिर
इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस मतलब बैक्टीरिया को जब मल्टीप्लाई होता है तो डीएनए चाहिए होता है, वापस एक से डबल करता है अपने आप को, तो डीएनए को यानी कि न्यूक्लिक एसिड को क्या कर देगा, रोक देगा बनने से। इनहिबिट मेटाबॉलिक पाथवेज, जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं बैक्टीरिया के अंदर, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे कि बैक्टीरिया ग्रोथ वगैरह होती है, वो सारे केमिकल रिएक्शंस रोक देता है। कौन? एंटी माइक्रोबियल। तो ये 5 तरीके हैं मोटे मोटे जिनके माध्यम से एक जो एंटी माइक्रोबियल है यानी कि जो हमारा एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया फंजाई वायरस को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दे रखा है, जरूरी नहीं है कि आप लोग याद करें, बस थोड़ा सा समझाया है ताकि आप एग्जाम्पल वगैरह दे सकें। जैसे एंटीबायोटिक ग्रुप अमीनोग्लाइकोसाइड, सेफेलोस्पेरिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, ये ग्रुप आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स, फ्लोरोकिनोलोन्स, मैक्रोलाइड्स, ठीक है। आप लोगों ने एंटीबायोटिक के ग्रुप डी फार्म फर्स्ट ईयर में ही पढ़े थे, और जो एंटीबायोटिक का ग्रुप हमारे पास फार्माकोलॉजी में लास्ट चैप्टर है वो भी एंटीबायोटिक सही है। अब इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन है, सेफेलोस्पोरिन के अंदर सेफ्ट्रायोजोम, सेफेपीम है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन के अंदर टेट्रासाइक्लिन डॉक्सिक्लिन है। तो ये एग्जांपल दे रखे हैं कि इस ग्रुप के अंदर ये एंटीबायोटिक है। ये क्यों बता रहा हूं मैं, अभी एक कुछ टर्म्स आएंगे जिसमें ग्रुप का जिक्र होगा, इसीलिए बता रहा हूं मैं। कई सारे ग्रुप हैं, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रुप यहाँ दिखा रखे मैंने। अच्छा, अब ये वाला ग्रुप किस टाइप के बैक्टीरिया के ऊपर असर करेगा, ये ग्राम नेगेटिव पे करेगा, ये दोनों पे करता है, ये भी दोनों पे करता है। अब टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, 30S जो राइबोसोम होता है उसकी बात कर रहा है, सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देगा, प्रोटीन सिंथेसिस रोक देगा। तो यहां पर इनकी वर्किंग दे रखी है, पूरा याद नहीं करना है, बट हमको समझना है कि अच्छा अब देखो जो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था, जैसे कि जो डिजीज पैदा करते हैं बैक्टीरिया या एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, ये वाले जो है ये स्किन, यूरिनरी या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे उनकी डिजीज भी दे रखी है किस प्रकार की बीमारी है। जब ये बीमारियां कॉज करने वाले बैक्टीरिया, ठीक है, इनके ऊपर ये दवाइयां हम जब यूज करते हैं तो वो इस प्रकार से ये वाला मोड ऑफ एक्शन के थ्रू उसको मार देते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक चार्ट है। अब ये ग्रुप की बात मैंने यहां पे क्यों करी है और क्यों ये सारी बातें करी है, क्योंकि हमारे पास कुछ टर्म्स आने वाले हैं। जैसे कि पहला टर्म क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, MDR। मल्टी ड्रग हम समझ पा रहे हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, जो कई सारी दवाइयों के प्रति उसने अपना रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है कि कई सारी दवाइयां उसके ऊपर असर नहीं करेंगी, ठीक है। तो यहां पर MDR कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, जो समय के साथ एक्वायर की है किसी बैक्टीरिया ने या माइक्रोब ने, टू एटलीस्ट 1 एजेंट इन 3 और मोर एंटी माइक्रोबियल ग्रुप्स। एक एजेंट के लिए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक बैक्टीरिया है, उसने स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेफेपिन और डॉक्सीसाइक्लिन 1 2 3, ठीक है, इस ग्रुप का ये एजेंट है, इस ग्रुप का ये एजेंट है, इस ग्रुप का ये एजेंट है। 3 या 3 से ज्यादा में, जब 3 से ज्यादा एजेंट के लिए 3 ग्रुप में हर एक कम से कम एक एजेंट के लिए माइक्रोब रेजिस्टेंस पैदा कर लेगा। ये 3 ग्रुप हो गए, इसमें किसी एक एजेंट के लिए तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो कम से कम 3 ग्रुप होने चाहिए। कितने ग्रुप होने चाहिए, 3 और मोर ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। तो उसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस। एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज्यादा या बहुत सारे ग्रुप्स के लिए रेजिस्टेंट हो गया है। यहां पे हम सिंपल सी बात समझेंगे, 2 या 1 को छोड़ के, जैसे यहां पे 10 ग्रुप हैं, तो कोई भी 1 या 2, 1 और 2 या 1 ग्रुप छोड़ करके सभी ग्रुप के लिए क्या हो गया है, रेजिस्टेंट हो गया है। उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस। डिफाइंड एज माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टू एटलीस्ट 1 एजेंट इन ऑल, एक एजेंट हर एक ग्रुप में, बट 2 और फ्यूअर एंटीमाइक्रोबियल कैटेगरीज, 2 या 1 को छोड़ करके लगभग हर ग्रुप में किसी ना किसी एक एजेंट के लिए उसने अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है, ठीक है। और ये सबसे खतरनाक होते हैं पैन ड्रग रेजिस्टेंस, हर ग्रुप में इसने अपना रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है। वंस माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड टू एजेंट्स इन ऑल एंटी माइक्रोबियल ग्रुप, सभी में अगर वो पैदा कर लेगा रेजिस्टेंस, यानी कि अब इस ग्रुप में किसी भी एजेंट का उसके ऊपर असर नहीं होगा, उसको हम कहते हैं पैन ड्रग रेजिस्टेंस। जैसे ना पैन इंडिया हम लोग बोलते हैं, पैंडेमिक वर्ड आया था, पूरा वर्ल्ड आ गया था, कि सब कुछ कवर कर लेना।
तो जब पैन ड्रग रेजिस्टेंस कोई होगा माइक्रोब, तो वो क्या होगा, हर एक ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म आने थे और यहां पे ग्रुप की बात होनी थी, और ये एग्जांपल मतलब हम कह सकते हैं ये एजेंट है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए ये चार्ट समझना जरूरी था। क्लियर है? अब अगर ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो आगे आते हैं। फैक्टर ड्राइविंग द इमरजेंस ऑफ एएमआर। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से एएमआर इमर्ज होता है, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो आओ देखें कौन कौन से फैक्टर है। पहला फैक्टर है एंटीबायोटिक का मिसयूज। जैसे कि मैंने बताया, हम लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं, एक खुराक खा ली, आराम पड़ गया, फिर नहीं खाते, कह रहे आप बॉडी कर लेगी अपना, गलत तरीका होता है वो। ठीक है ना? तो एंटीबायोटिक मिसयूज ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्प्लियंस। एक तो सेल्फ मेडिकेशन हो गया, एक होता है लैक ऑफ कॉम्प्लियंस। डॉक्टर ने कहा सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना है, मरीज कह रहा है, मरीज कुछ अपना भैया वर्किंग है जो भी है, सुबह खा ली, फिर शाम को खा ली, दोपहर की भूल गया, या सुबह खा ली शाम को खा ली, खाना खा के सो गया, रात को खाना भूल गया। तो कॉम्प्लियंस मतलब जैसा कहा गया वैसा नहीं है, या कई बार प्रिस्क्रिप्शन एरर हो जाता है। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक, उनमें भी कई बार गलतियां हो जाती है। ओके, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, उस केस में भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होता है। अच्छा, ओवर यूज क्यों होता है? ड्यू टू ओवर प्रिस्क्राइबिंग बाय फिजिशियन। फिजिशियन मान लो कोई बीमारी है जिसके लिए खुराक दवा चलनी चाहिए 11 दिन, और उसने लिख दिया खा लो 25 दिन, तो जो ओवर यूज कर रहे हैं हम लोग, वो भी क्या है, गलत है। एंड हाई डिमांड फ्रॉम पेशेंट, और कई बार पेशेंट से भी हाई डिमांड आती है कि वो लोग भी कहते हैं डॉक्टर से कि भैया हमको एंटीबायोटिक दे दो, फटाफट हम ठीक हो जाए। जरूरत नहीं है, डॉक्टर कह रहा है कि नॉर्मल दवा खा लो, 2 दिन की जगह 5 दिन में ठीक हो जाओगे, 6 दिन में ठीक हो जाओगे। पेशेंट कह रहा है नहीं हमको एंटीबायोटिक दो, हम जल्दी ठीक होना है। ठीक है, तो ये पेशेंट की तरफ से भी डिमांड आती है कई बार। ओके, यानी कि ओवर यूज। ओवरऑल बात क्या होगी, ओवरऑल ये आपकी हेडिंग होगी, एंटीबायोटिक का मिस यूज। दूसरी हेडिंग ओवर यूज। तीसरा है द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल यूज। एग्रीकल्चरल यूज का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर में बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल का एजेंट का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चाहे वो फूड एडिटिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है, फूड में डालने के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो, या डिजीज प्रिवेंशन, भाई फसलों का डिजीज रोकनी है, या गाय भैंसों का डिजीज रोकना है, और फॉर थेरेपेटिक पर्पस इन लाइव स्टॉक। ये लाइव स्टॉक मतलब गाय भैंस हैं, उनमें हमको इलाज करने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं। तो हम लोग एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। अब जितना ही भाई माइक्रोब से रहता तो एनवायरमेंट में सराउंडिंग में ही है ना। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है काफी हद तक टू द डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा इन एडिशन ट्रैवलिंग का सबसे अच्छा उदाहरण क्या था? जो अभी जैसे कोरोना फैला था, मान लो किसी एक के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया या फंगस आ चुका है, वो ट्रैवल करके दूसरी जगह गया, उसने वहां किसी और को दे दिया, तो ट्रैवलिंग से बहुत फैलता है ये। ठीक है, ट्रैवलिंग आल्सो हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिसेमिनेटिंग मतलब फैलाना। क्या फैलाता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू स्किन कॉन्टेक्ट। कैसे फैलेगा भाई? जो चीज हम जा रहे हैं, रेल है, फ्लाइट है, पकड़ते हैं चीजों को, स्किन कांटेक्ट होता है, कई बार हाथ से हाथ रगड़ जाता है भीड़ में। ठीक है, और इंसेक्ट और एनिमल बाइट, किसी कीड़े ने काट लिया, हमको काटा, उसमें से किसी और को भी काट लिया। ठीक है, इस तरीके से वो माइक्रोब फैल जाता है। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज थ्रू द ट्रेवल कैन बी सीन इन द एरा ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। सबसे अच्छा उदाहरण, स्पष्ट उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, और आज आप लोग जो ये लेक्चर देख रहे हो, सब ने कोविड-19 को देखा है। तो किस तरह कोविड-19 फैला था, ये बात आप सबको पता है। तो ये सारे ड्राइविंग मतलब इन सब चीजों से ये हमारा क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होता है। ठीक है, नाउ अब यहां बात करेंगे, ये तो हो गया हम लोग जो ओवर यूज कर रहे हैं, ये एक तरह से हो गया इंसानों की गलती हो गया, ह्यूमन मिस्टेक, ह्यूमन किस तरह पैदा कर रहा है। अब बैक्टीरिया, आखिरकार बैक्टीरिया ओवर यूज करने से या मिसयूज करने से बैक्टीरिया अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आ रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए, अब उसको देखेंगे हम लोग। तो देखो बड़ा ही अच्छी चीजें हैं यहां पर कुछ वर्ड्स भी आएंगे। द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया कैन ऑकर फ्रॉम विद इन द बैक्टीरियल स्पीसीज। कई बार जो रेजिस्टेंस है वो बैक्टीरिया के अंदर से ही आता है, उसके जीन्स में चेंजेस आकर के। ठीक है, इमरजेंस यानी कि पैदा होना रेजिस्टेंस का इन बैक्टीरिया के अंदर कैन ऑकर फ्रॉम विद इन द बैक्टीरियल स्पीसीज।
वो बैक्टीरिया स्पीसीज के खुद के अंदर से ही पैदा हो रहा है इटसेल्फ, विच इज नोन एज इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। ये वर्ड मार्क कर लेंगे बेटा, इंट्रिंसिक, ठीक है, अंदर से, जब खुद के ही, मेरे खुद के अंदर से डेवलप हो जाएगा तो इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस ऑकर नेचुरली, ये नेचुरल होता है, एंड इज इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रीवियस एक्सपोजर टू एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड। और इसमें कोई जरूरी नहीं है कि पहले एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड से एक्सपोजर हुआ हो या नहीं हुआ हो, ऑटोमेटिक नेचुरली, जिसको हम कह सकते हैं इवोल्यूशन, समय के साथ जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस आ गए और अब वो खत्म हो गया, मतलब अब एंटीबायोटिक का उसके ऊपर असर नहीं हो रहा। देन दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस कैन ऑल्सो ऑकर ड्यू टू एक्सटर्नली एक्वायर्ड कॉसेस। कई बार एक्सटर्नली, बाहर से कुछ दिक्कतें आती हैं, एंटीबायोटिक का यूज हो रहा होता है, तब ऐसी स्थिति में अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? जब बाहरी किसी वजह से उसके अंदर चीजें डेवलप होती हैं। ओके, फिर कह रहा है अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन में बैक्टीरियल सेल्स कैन अंडरगो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर क्या होता है आपको मैं बताऊं। हॉरिजॉन्टल एनवायरमेंट में आप लोगों ने बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन अगर पढ़ा हो तो उसमें एक टर्म आता है कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, है ना। तो कॉन्जुगेशन सिंपल है, बताया तो मान लो कोई बैक्टीरिया है तो उसके अंदर क्या होता है, एक के अंदर पाइलस होता है, एक बैक्टीरिया मेरा नॉर्मल होता है, ठीक है। फिर ये मान लो इसके अंदर जीन्स है, कौन सा वाला, एंटी माइक्रोबियल जीन्स आ चुके हैं, तो ये वाला बैक्टीरिया क्या करेगा, इसके साथ कॉन्जुगेट करेगा, ठीक है, और इस वाले की एक कॉपी निकाल करके इसके अंदर डाल देगा, ठीक है। फिर इसको ये तोड़ लेता है, यहां से ब्रेक कर लेगा, ये ऐसा हो गया। ये अब ये भी फैला सकता है दूसरे बैक्टीरिया को, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बैक्टीरिया के अंदर। तो यही है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो कंफ्यूज मत करना, एक वर्ड आ रखा है यहां पर, अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ निश्चित हालातों में बैक्टीरियल सेल्स कैन अंडरगो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। यहां पे एग्जांपल के तौर पे कॉन्जुगेशन लिख दिया है मैंने, फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है दिस ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जीन्स कैन ऑकर परमानेंटली और टेम्परेरी। या तो ये परमानेंट हो जाएगा या टेम्परेरी रहता है, कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है, खैर डिपेंड करता है वो, ठीक है। ओके, ये तो हमने बात करी कि बैक्टीरिया के अंदर जो इवॉल्व हो रहा है उसके भी तीन तरीके थे। इंट्रिंसिक तरीका, ऑटोमेटिक अंदर से पैदा हो गया। एक्सट्रिंसिक, वो भयंकर एंटीबायोटिक के बीच में रहा बैक्टीरिया और उसने फिर डेवलप कर लिया। और तीसरा आ गया कॉन्जुगेशन। अब व्हाट बैक्टीरिया कैन डू टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल, यानी कि अब हम बात करें यहां पे सेकंड वाले की, जब ये है एक्सट्रिंसिक, जब एंटी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर है और हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, तो बैक्टीरिया भी अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे तिकड़म लगाता है। उसकी बॉडी है इस तरह से, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया का जो सेल है इस तरह से होता है। सबसे पहली तिकड़म क्या करेगा वो, दे में डिस्ट्रॉय और इनएक्टिवेट द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के जो केमिकल्स होते हैं उसमें कुछ उनके बॉन्ड वगैरह तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा कि वो केमिकल उनके ऊपर असर ना करे, कुछ बॉन्ड तोड़ के केमिकल को बिगाड़ देता है। पहला तरीका ये अपनाता है। दूसरा तरीका, बैक्टीरिया कैन यूज एन इफ्लक्स सिस्टम, ठीक है। अगर आप जा रहे हैं नाव में और आपकी नाव में पानी भरने लगे तो आप क्या करेंगे, बाल्टी से पानी भर के बाहर फेंकेंगे। तो ये आप क्या कर रहे हैं, जो चीज अंदर आ गई है उसको बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं इफ्लक्स, इंग्लिश का टर्म है। तो बैक्टीरिया भी कर रहा है, जो एंटीबायोटिक उसके अंदर आ गया है उसको वो बाहर निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। टू एक्सक्लूड द ड्रग फ्रॉम इट्स इंटीरियर, अपने अंदर से सिस्टम होता है, ठीक है, अपने अंदर से उस ड्रग को बाहर निकाल, जैसे सेल्स होते हैं ना, सेल कोई चीज होता है, कोई केमिकल होता है, अपने अंदर से बाहर निकालता है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी इफ्लक्स सिस्टम क्या होता है, डेवलप हो जाता है। तीसरा तरीका, बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब बदलाव, इन द टारगेट साइट। टारगेट साइट, सपोज जो एंटीबायोटिक हमने खाया है, केमिकल खाया है, वो बैक्टीरिया के किस पार्ट पे जाके एक्ट करेगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन पे, उसके एंजाइम पे, उसके राइबोसोम पर, ठीक है, और उसकी एक्टिविटी को रोकेगा। बात समझ में आ रही है। तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है,
बैक्टीरिया बोल रहा है कि जिस टारगेट पे आके एंटीबायोटिक एक्ट करेगा मैं उस जगह को चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो एंटीबायोटिक जब अगली बार आएगा तो उसको वो जगह या तो बदली हुई लगेगी तो उससे पहचान नहीं पाएगा एंटीबायोटिक, तो उससे जुड़ नहीं पाएगा और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। दिस इज द अल्टरेशन, ठीक है, इन द टारगेट साइट यूज्ड बाय एंटीमाइक्रोबियल्स टू एक्ट और दे में कंप्लीटली प्रिवेंट दिस बाइंडिंग। ठीक है, या तो बदलाव कर लेते हैं टारगेट साइट पे या टारगेट साइट पे आगे जो एंटीमाइक्रोबियल जो बॉन्डिंग बनाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो बॉन्डिंग ही होने नहीं देते हैं। चौथा तरीका, बैक्टीरिया कैन रिड्यूस देयर सेल सरफेस परमेबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब सेल के अंदर जो ड्रग घुसता है, ठीक है, मान लो पहले जितना भी ड्रग खाते थे पहले 100% परमिएबल है, जो ड्रग खाए सब घुसेगा उसके अंदर, उसने अपनी परमिएबिलिटी चेंज कर ली, अब केवल मात्र 2 से 10% ही क्या है, परमिएबल है, अंदर घुस पा रहा है, बाकी अंदर घुस ही नहीं पा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो सेल सरफेस की परमिएबिलिटी को चेंज कर लेता है और इवन कंप्लीटली ब्लॉक द एंट्रेंस, या फिर पूरी तरीके से 0% कर देगा, अब कोई एंटीबायोटिक उसके अंदर घुस ही नहीं पाएगा। इस तरह के चेंजेस लेके आ जाता है। ठीक है, फिफ्थ, बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस अ बाईपास मैकेनिज्म। बाईपास समझते हो ना, मेन रोड से हटके दूसरा रास्ता। बाय यूजिंग अल्टरनेटिव पाथवे विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इनहिबिटेड बाय द एंटीबायोटिक। अगर मान लो बैक्टीरिया के अंदर कोई प्रोटीन बनना है, मान लो ए से बी बनना है, और ये बी क्या है, बैक्टीरिया के लिए जरूरी है, तो और यहां पर एक एंजाइम काम करता है। हमने एंटीबायोटिक खाई, क्या खाया, एंटीबायोटिक खाई हमने, और वो एंटीबायोटिक इस एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये वाला रास्ते से हमारा बी बनता था जो कि बैक्टीरिया को चाहिए था। बैक्टीरिया ने कहा अच्छा ये वाला कोई बात नहीं, हम दूसरे रास्ते से बना लेंगे, हम एंजाइम 2 का यूज करके अपना बी बना लेंगे। एंटीबायोटिक आता है, इसको मार देता है, लेकिन बी चाहिए बैक्टीरिया को, वो यहां से बना ले रहा है। ठीक है, बाईपास मैकेनिज्म, अपना रास्ता बदल लेता है, वो जो प्रोडक्ट चाहिए वो इस रास्ते से ना बना करके दूसरे रास्ते से बनाता है। देख रहे हो बैक्टीरिया की क्षमता। ठीक है, तो बैक्टीरिया भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तिकड़म लगा रहा है और इसी तिकड़म के चलते वो अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन, मॉडिफिकेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, इफ्लक्स, टारगेट, परमेबिलिटी और बाईपास वाला है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जैसे क्लोरमफेनिकोल है, एमिनोग्लाइकोसाइड है, टेट्रासाइक्लिन के लिए इफ्लक्स सिस्टम चलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरमफेनिकोल है, उसमें टारगेट वाला सिस्टम चलता है। तो इस तरह से आप एग्जांपल याद कर लेंगे। ठीक है, कि किस चीज की, कौन सी मेडिसिन के लिए कौन सा मैकेनिज्म बैक्टीरिया अपना रहे हैं। क्लियर है? तो एग्जांपल दे सकते हैं, यानी कि ये यहाँ पे जो एग्जांपल है ना, ये 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट में आप यहां से निकाल के एग्जांपल लिख सकते हैं ये। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो बैक्टीरिया किस तरह से पैदा कर रहा है, ये बात हमको समझ में आई। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं, जो सारी चीजें थी इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम लोग। ठीक है, 4 मेन मैकेनिज्म, वो जो 5 हमने ऊपर डिस्कस किए, ठीक है, उसमें 4 जो मेन मैकेनिज्म है, एंजाइमेटिक जो एंजाइम को रोक देगा, ए से बी बनना था, एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। ड्रग अपटेक, जो ड्रग एब्जॉर्ब कर रहा है वो रुक जाएगा। ड्रग टारगेट, ड्रग जिस टारगेट को हिट कर रहा है वो उसको बदल देगा, या ड्रग रिमूवल बाय इफ्लक्स, या इफ्लक्स वाला। ये 4 हमारे मेन है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो डायरेक्ट यहां से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ऊपर जो था एक तरह की जस्ट इंट्रो वाला पार्ट था, ठीक है, कि किस किस टाइप से होता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, ठीक है, उसी में फिर ये फर्दर था, डिटेल इसकी यहां पर है। तो एंजाइमेटिक वाले पार्ट में देखते हैं, एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहला जो एंटीमाइक्रोबियल हमने खाया है, बैक्टीरिया उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो सिंपल तरीका क्या है, जैसे कि पेनिसिलिन हम देखें तो पेनिसिलिन में, पेनिसिलिन को वर्क करने के लिए ये जो रिंग, ये जो C और N के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बहुत जरूरी होता है। इस बॉन्ड के बिना पेनिसिलिन काम नहीं करेगा। तो बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम क्या करता है, इसी बॉन्ड को तोड़ दे रहा है। लो तोड़ दिया यहां पर, जैसे ये बॉन्ड टूटा, अब ये मेरे पास इनएक्टिव पेनिसिलिन हो गई। अब ये पेनिसिलिन किसी काम की नहीं रही। ठीक है, तो एंजाइमेटिक, एंजाइम की हेल्प से उसने
इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वही चीज बोल रहा है यहां पर, आओ देखें जरा। एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड का इनएक्टिवेशन होना कैन बी अचीव्ड इन 2 वे, 2 तरीके से हो सकता है, इंक्लूडिंग ड्रग डिग्रेडेशन और केमिकल ग्रुप ट्रांसफर। या तो ड्रग को डिग्रेड कर देता है, यानी कि जैसे ये डिग्रेड कर दिया, और दूसरा तरीका क्या है, या फिर यहां पर कोई केमिकल ग्रुप है, जैसे मान लो COH ग्रुप है, इसको निकाल करके दूसरी जगह सेट कर देगा, तो केमिकल ग्रुप का ट्रांसफर करके भी इसको इनएक्टिवेट कर देता है। एंजाइम दैट प्ले अ रोल इन एंटी माइक्रोबियल मॉडिफिकेशन, जो एंटी माइक्रोब्स के अंदर मॉडिफिकेशन लेकर के आते हैं, ठीक है, जो एंजाइम रोल प्ले करते हैं एंटी माइक्रोबियल मॉडिफिकेशन यानी कि इसके अंदर चेंजेस लाने का, उसको हम डिवाइड करते हैं 3 मेन ग्रुप में, जैसे कि हाइड्रोलिसिस, ट्रांसफरेसिस एंड रिडॉक्स एंजाइम। तो जो एंजाइम इनको निस्तेनाबूद करने का काम करते हैं, इन्हें खराब करने का काम करते हैं, किस तरीके से खराब कर रहे हैं, हाइड्रोलिस करके, ट्रांसफरेस करके, रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से, उसी हिसाब से उन्होंने एंजाइम का नाम रख दिया गया है। ठीक है, जैसे कि द बीटा लैक्टमेज आर द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस एंजाइम। बीटा लैक्टमेजेस, ये बीटा लैक्टम रिंग होती है हमारी, ठीक है, बीटा लैक्टमेजेस, ये बीटा लैक्टम रिंग है हमारी, इस रिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इसे ब्रेक करके। द सबस्ट्रेट इंक्लूड द 4 क्लास ऑफ, एक मिनट, ठीक है, जो सबस्ट्रेट होता है, यानी कि जो मेरा सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर ये एक्ट करेगा, इंक्लूड द 4 क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक दैट हैव द बीटा लैक्टम रिंग, नेमली पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापिन एंड मोनोबैक्टम्स। क्या समझ में आया? जो सबस्ट्रेट होता है इंक्लूड द 4 क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक, जिसके ऊपर ये एंजाइम काम करेगा, उसमें 4 क्लासेस हैं जिसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। कौन कौन सी है? पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापिनिम्स एंड मोनोबैक्टम्स। तो उन सब के ऊपर ये एक्ट कर देगा, सबको बर्बाद कर देगा। इन जनरल बात करें, बीटा लैक्टमेज वर्क बाय डिस्ट्रॉइंग द बीटा लैक्टम रिंग। तो हम जनरली कह सकते हैं कि जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है, ये इस बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। अ वाइटल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही जरूरी स्ट्रक्चर होता है इन द इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है ना, बीटा लैक्टम रिंग ही होती है जो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया की सेल वॉल को सिंथेसिस होने से रोकता है। अब ये रिंग ही अगर टूट गई है तो ये बैक्टीरिया के ऊपर काम भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है बातें? तो ये यहां पे बात थी, आप सिंपल यहां पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट दे सकते हैं, मतलब किस तरह से एंजाइम रोक रहा है और एक एग्जांपल देना है हमें यहां पर। अब पूरा आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना के नहीं दे पाएंगे, दे सकते हैं तो दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा स्कोर आएगा। देन इनहिबिशन ऑफ ड्रग अपटेक, यानी कि जो ड्रग अपटेक हो रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है, उसको ही रोक देना। द ऑकरेंस ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक कैन आल्सो बी अचीव थ्रू द इनहिबिशन ऑफ ड्रग अपटेक इनटू द बैक्टीरियल सेल्स। तो कह रहा है पहली लाइन वही है कि रेजिस्टेंस एक और तरीके से पैदा हो सकती है बैक्टीरिया के अंदर। किस तरीके से? कैन आल्सो बी अचीव्ड थ्रू द इनहिबिशन, किसके थ्रू? इनहिबिट करना, रोक देना ड्रग अपटेक इनटू द बैक्टीरियल सेल। इस प्रकार से भी रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है। तो यहां पे 2 तरीके हैं, कैसे होगा? 2 तरीके से ड्रग को अपने अंदर आने से रोकेगा बैक्टीरिया। पहला, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका हैव अ थिकर लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर। आप लोगों ने सोशल फार्मेसी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बैक्टीरिया का सेल का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर पॉलीसैकेराइड, लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर होती है। तो जो ग्राम नेगेटिव होती है उसकी थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है। देन देयर ग्राम पॉजिटिव काउंटर पार्ट, ग्राम पॉजिटिव के कंपैरिजन में उनका जो लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर होती है वो थोड़ी मोटी होती है। दिस मेक्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डेवलप रेजिस्टेंस मोर इजीली। तो इसीलिए ये आपका एमसीक्यू भी बनेगा कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर के जो लेयर होती है वो काफी मोटी होती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस उनके अंदर जल्दी डेवलप हो जाता है, स्पेशली टू हाइड्रोफिलिक कंपाउंड, जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होते हैं उनके लिए खास करके। ठीक है, एक और तरीका होता है यहां पर, बैक्टीरिया क्या करता है, अनदर इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग अपटेक इनहिबिटर इज थ्रू बायोफिल्म फॉर्मेशन। क्या होता है बायोफिल्म? यहां पे जो बैक्टीरिया होता है ना, बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर के कॉलोनी से बना लेंगे इस टाइप से, ठीक है, कॉलोनी बनाएंगे और इसके ऊपर फिर ये लोग क्या करते हैं, ऐसे एक लेयर से बना लेते हैं, एक फिल्म बना लेते हैं, और इस फिल्म को क्या कहते हैं, ड्रग को क्रॉस करने में दिक्कत आती है। ठीक है, दिस इज द बायोफिल्म। ठीक है,
बायोफिल्म्स आर कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, बायोफिल्म्स क्या है? कॉलोनी है बैक्टीरिया सेल की, अमास्ड इन वन प्लेस, जो कि एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, फॉर्मिंग एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और ये सारे बैक्टीरिया कुछ अपने अंदर से बाहर निकालते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स निकालते हैं। दीज ईएमसी आर कंपोज्ड ऑफ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल सिक्रीशन। ये जो बाहर सिक्रीशन निकाला है, इसके अंदर कई प्रकार के सिक्रीशंस बैक्टीरिया अपने अंदर से निकालता है, जिसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है, और ये जो कवरिंग होती है इसके अंदर हमारा ड्रग मुश्किल से घुस पाता है। ठीक है, तो अगर बायोफिल्म के एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत ही कॉमन और बेसिक एग्जाम्पल इसका है पी ऑरिजिनोसा। ठीक है, इन द जो निमोनिया वाले केस हो रही है, निमोनिया वाला जो जीनस होता है, निमोनिया ऑरिजिनोसा इन द लंग्स इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की बीमारी है उसमें जो ये ऑर्गेनिज्म होता है, ये सबसे ज्यादा ये काम करता है। द फॉर्मेशन ऑफ बायोफिल्म विल स्ट्रेंथन द बैक्टीरियल डिफेंस। बैक्टीरिया का डिफेंस इससे मजबूत होता है। स्लोइंग द पेनिट्रेशन, जो पेनिट्रेशन मतलब घुसना, दवा जो अंदर घुसती है वो धीमी पड़ जाती है, एंटीबायोटिक इनटू द बैक्टीरियल सेल्स, और इस प्रकार ये अपना एएमआर को मजबूत करता है। बात समझ में आ रही है? ड्रग का अपटेक हमने देख लिया। पहले वाला क्या पार्ट था? ड्रग को डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। दूसरे वाले में ड्रग को अपने अंदर घुसने नहीं दे रहा है, बायोफिल्म वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तीसरा है टारगेट ऑफ एक्शन, यानी कि किसके ऊपर ड्रग जाकर के जो टारगेट करता है, ड्रग जिस चीज को जाकर के उसको ही मॉडिफाई कर देना, बदल देना। अनदर टाइप ऑफ रेजिस्टेंस मैकेनिज्म इज वाया ड्रग टारगेट मॉडिफिकेशन। ड्रग जिस टारगेट को हिट करता है बैक्टीरिया के अंदर जाकर के, जिस चीज को जाकर के मारेगा, बदलेगा, खराब करेगा, उसी को मॉडिफाई कर देते हैं बैक्टीरिया, ड्रग पहचान ही नहीं पाएगा फिर। ठीक है, वन एग्जाम्पल ऑफ सच रेजिस्टेंस मैकेनिज्म हैज बीन डॉक्यूमेंटेड इन द केस ऑफ पेनिसिलिन। ऐसा एक एग्जाम्पल पेनिसिलिन में देखा गया है। डॉक्यूमेंट मतलब ऐसा एग्जाम्पल जो है हैज बीन डॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंटेड मतलब जिसको डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया है, लिख दिया गया है, जान लिया गया है। ठीक है, पेनिसिलिन के अंदर एंड अदर बीटा लैक्टम्स, particularly in the form of structural change of the penicillin binding protein। पेनिसिलिन बाइंडिंग, पेनिसिलिन जो मेरा केमिकल है वो जाकर के एक खास तरीके के प्रोटीन पे जाकर के बंध जाता है, बॉन्ड बना लेता है। तो यहां पर इसने वही किया, उसके स्ट्रक्चर में ही चेंज कर दिया। बैक्टीरिया के अंदर जिस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जिस प्रोटीन पे जाकर के पेनिसिलिन बंधता था और काम करता था, बैक्टीरिया ने उसके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। अब पेनिसिलिन उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन ऑफ दिस प्रोटीन ऑन द सेल सरफेस विल अफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ लैक्टम एंटीबायोटिक। अब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है तो पेनिसिलिन का इफेक्ट भी कम आ जाएगा। ठीक है, मीनवाइल, ठीक है, फॉर एंटीबायोटिक डेट टारगेट राइबोसोम। इसी मतलब मीनवाइल मतलब हम एक और बात करें अगर इसी बीच में, जो एंटीबायोटिक राइबोसोम्स को टारगेट करते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अंदर जाकर के राइबोसोम को खराब करते हैं, राइबोसोम को टारगेट करते हैं, तो बैक्टीरिया ने क्या किया? म्यूटेशन एंड अदर चेंजेस, म्यूटेट कर दिया, म्यूटेशन लेके आ गए और कुछ और चेंजेस कर दिए इन द राइबोसोमल सब यूनिट विल अफेक्ट ड्रग बाइंडिंग। म्यूटेशन करके उसने राइबोसोम के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से जो हमारा ड्रग है वो अब राइबोसोम से बंध ही नहीं पाता है, बाइंड नहीं कर पाएगा, तो राइबोसोम हमारा खराब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल दे रखा है, देना चाहो दे सकते हो, अदरवाइज इतना काफी है। खैर एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। द ERM जीन कोड फॉर द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर मिथाइलेशन ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट। जो ERM नाम का जीन होता है वो कोड करता है राइबोसोम के मिथाइलेशन के लिए। ठीक है, मेकिंग बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू अमीनोग्लाइकोसाइड एंड मैक्रोलाइड्स। बात समझ में आ रही है? तो जीन जो द ARM जीन कोड्स फॉर द एंजाइम, इस एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर मिथाइलेशन ऑफ राइबोसोम, तो उसने उसमें ही क्या कर दिए? चेंजेस लेके आ गया है। तो इस प्रकार अमीनोग्लाइकोसाइड और मैक्रोलाइड जो राइबोसोम को हिट करते थे, टारगेट बनाते थे बैक्टीरिया के अंदर, अब वो उसको टारगेट नहीं बना पाएंगे। क्लियर है? नाउ रेजिस्टेंस कैन आल्सो ऑकर टू फ्लोरोकिनोलॉन्स ड्यू टू चेंजेस इन द टारगेट एंजाइम। अब जो फ्लोरोकिनोलॉन्स है वो एंटीबायोटिक कैसे काम करते हैं? वो बैक्टीरिया के अंदर जाकर के कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि DNA गायरेज, इनको हिट करते हैं जाकर के, ठीक है, और डिस्ट्रॉय करते हैं। बट बैक्टीरिया ने क्या किया?
ठीक है, जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स को बेकार करने के लिए चेंज कर दिया इन द टारगेट एंजाइम दैट प्ले अ रोल इन डीएनए सिंथेसिस। तो उन्होंने अपने एंजाइम को ही चेंज कर दिया, बदलाव लेके आ गए उसके अंदर। तो अब ये फ्लोरोक्विनोलॉन उस एंजाइम को हिट नहीं कर पाते हैं। एक और है इसमें, ये सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, ठीक है ना। टारगेट में आप कोई एक या दो एग्जांपल भी दे सकते हो, कई सारे एग्जांपल हैं यहां पर। चेंजेस इन एंजाइम्स दैट प्ले अ रोल इन फोलेट बायोसिंथेसिस। जो एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर फोलेट को बायोसिंथेसाइज करते हैं विल आल्सो कॉज रेजिस्टेंस टू सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड क्या करते थे, उन एंजाइम को टारगेट करते थे जो फोलेट को सिंथेसाइज करते थे, जिससे जो कि बैक्टीरिया के लिए जरूरी होता है। बट इन्होंने क्या कर दिया, बैक्टीरिया ने इस एंजाइम को बदल दिया, मॉडिफाई कर दिया। अब ये दोनों एंटीबायोटिक इसके ऊपर काम नहीं कर पाते हैं, तो आराम से उसका फोलेट सिंथेसिस होता रहता है। तो ये देख रहे हैं हम लोग यहां पर, जो जिस टारगेट पे जाकर के हमारा ड्रग एक्ट करता है उस टारगेट के अंदर मॉडिफाई कर देना या बदल देना, ये बैक्टीरिया की फितरत में आ गया है। ठीक है, सिंपल थे, कई सारे एग्जांपल। देन इफ्लक्स पंप। इफ्लक्स मतलब जो भी दवाई अंदर आ गई है उसको बाहर निकालना है। इफ्लक्स पंप्स आर प्रेजेंट एज ए फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल डिफेंस। ठीक है, ये जो पंप हैं ये बैक्टीरिया के डिफेंस के तौर पे मौजूद होते हैं। तो दवाई हो या कोई और चीज भी, उसको जब अपने अंदर से कोई चीज निकालनी होती है इस पंप का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगेंस्ट इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर मतलब जो चीज उसको स्ट्रेस पैदा करेगी, एंटीबायोटिक या कोई दूसरा केमिकल है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए उसने पंप भी बना रही है कि कोई चीज ज्यादा घुस जाए बॉडी के अंदर तो बाहर निकाल दो। ठीक है, देयर आर 5 क्लासेस ऑफ इफ्लक्स पंप। 5 तरह की क्लासेस, मतलब 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है पंप को। ठीक है, अब वो 5 क्लासेस ये हैं, 1 2 3 4 5। रेजिस्टेंस, नोडुलेशन, सेल डिवीजन, R&D। ठीक है, आप कोई भी एक या दो लिख सकते हो। मेजर फैसिलिटेटर सुपर फैमिली MFS। स्मॉल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग एंड टॉक्सिक कंपाउंड एक्सट्रूजन मेट फैमिली या ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर फैमिली। तो ये 5 तरीके के पंप बैक्टीरिया के अंदर पाए गए हैं, देखे गए हैं, जो कि अगर एंटीबायोटिक उनके अंदर घुस जाती है तो उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। क्लियर है? ओके, तो कह रहा है R&D एक्ट ऑन मैनी सबस्ट्रेट एंड कैन बी एक्टिव अगेंस्ट मल्टीपल ड्रग्स। काफी ज्यादा एक्टिव रहता है R&D, सबके अंदर देखा जाता है। जो MFS है इज इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस टू मैक्रोलाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन। ये एग्जांपल दे रखे हैं, दे सकते हो आप। SMR प्ले अ रोल इन द इफ्लक्स ऑफ बीटा लैक्टम, मतलब कौन सा किस ग्रुप के ऊपर काम कर रहा है उसका एग्जांपल दे रखा है। मेट इज इन्वॉल्व इन रेजिस्टेंस ऑफ मैनी फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंड सेवरल अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो कौन सा पंप किस ग्रुप की मेडिसिन को बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर निकालेगा, ये उसके एग्जांपल है। फिर इसमें ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर, ये क्या करता है, टेट्रासाइक्लिन और फ्लोरोक्विनोलॉन्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये चाहो तो आप सीधा ये पॉइंट हटा करके यहां पे सीधा एग्जांपल दे सकते हो, उठा करके दवाइयों के नाम यहां लिख दोगे। ठीक है, तो देख रहे हो बैक्टीरिया कितना डेवलप हो गया है। ठीक है, आप लोग भी डेवलप हो। ठीक है, नए नए तरीके इजाद करो पढ़ने के, कोई नई चीज कमाने के, और लाइफ को आसान करो। ओके, बैक्टीरिया तक तो मुसीबत आने पर नई नई चीजें खोज ले रहा है, हम तो तब भी इंसान हैं। ठीक है, ओके, पानी वानी पी लो, सुस्ती नहीं आनी चाहिए, बस थोड़ा सा और खत्म हो रहा है फिर थोड़ी देर में ये। चलिए अब, अच्छा ये हमारे पास हो गया, टाइप्स हो गए हमारे पास। इफ्लक्स पंप 4 मेजर वैरायटी होगी। अब इसमें एक टॉपिक और आता है जो कई बार पूछा जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, MDRO। ठीक है, फुल फॉर्म भी आती है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हम डिफाइन कर ही चुके हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मेनली बैक्टीरिया। ये वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, खास करके बैक्टीरिया होता है, दैट आर रेजिस्टेंट टू 1 और मोर क्लासेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो क्लासेस हमने ऊपर देखी थी, एक या एक से ज्यादा क्लासेस के लिए जब ये क्या होता है, अपने आप को रेजिस्टेंस कर लेता है। एंड दीज एंटीबायोटिक्स कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड टू कंट्रोल और किल बैक्टीरिया। और जिन क्लासेस के खिलाफ इसने रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है, उस क्लास की मेडिसिन को हम लोग फिर उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए या ठीक करने के लिए उस बीमारी को इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। बात समझ में आ गई है? ऑब्वियसली बात है, जिस दवाई के खिलाफ जिस बैक्टीरिया ने अपने आप को रेजिस्टेंस कर लिया, हम उस दवाई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, है ना। यानी कि उस बीमारी में हम उस मान लो कोई एक खास तरह की बीमारी किसी बैक्टीरिया के द्वारा की जा रही है, पहले वो दवा उसको ठीक कर देती थी, अब नहीं कर पा रही है तो हमको बदलना पड़ेगा। ठीक है,
अपनी दवा बदलनी पड़ेगी। बैक्टीरिया डेट रेजिस्ट ट्रीटमेंट विद मोर देन वन एंटीबायोटिक आर कॉल्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। तो हम सिंपल कह सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने रेजिस्ट ट्रीटमेंट विद मोर देन वन एंटीबायोटिक, एक से ज्यादा एंटीबायोटिक के खिलाफ उसने रेजिस्टेंस पैदा कर ली है ट्रीटमेंट के दौरान, ठीक है, या यूं कहें कि अब वो दवाइयां उस बीमारी को ठीक करने में काम नहीं आ रही हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग मल्टी ड्रग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म आर फाउंड मेनली इन हॉस्पिटल्स एंड लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी। ये कहां पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में पाए जाते हैं या फिर ऐसी जगह पाए जाते हैं लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, जहां पर मरीजों को उनकी देखभाल के लिए, हम लोग कह सकते हैं जो लंबे टर्म के लिए, जैसे बूढ़े लोग होते हैं या कुछ लोग ऐसी बीमारियां होती हैं महीनों 2-2 महीने 3-3 महीने रहना पड़ रहा है, तो फैसिलिटीज होती हैं, कई सारी ऐसी फैसिलिटीज डेवलप कंट्रीज में हैं जहां पर उनका रखा जाता है, देख रेख की जाती है, ठीक है, तो वहां पर MDRO के मिलने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, दीज इंक्लूड, यहाँ पर हम कह सकते हैं ये एग्जाम्पल है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस, ठीक है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं, जो हॉस्पिटल में पाए जाते हैं वो हॉस्पिटल एसोसिएटेड, जो कम्युनिटी में पाए जाते हैं वो कम्युनिटी एसोसिएटेड। देन वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंट्रोकोकाई स्पीसीज, कार्बापिनिमेस प्रोड्यूसिंग एंट्रोबैक्टीरियसी, एग्जाम्पल्स हैं, याद कर लेना, थोड़े से नाम टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक है, एकदम से याद नहीं होंगे, और बेटा थोड़ा सा जब इनके एग्जाम्पल याद करोगे तो लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है, नाम थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, क्लियर है। नाउ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डेट प्रोड्यूस एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेस ESBL, तो ये कुछ हमारे पास क्या है एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है, ठीक है। फिर ये अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल हैं कुछ अदर, कुछ इनके अलावा कुछ और स्पीसीज हैं, जैसे कि आइशेस्चिया कोलाई, ठीक है, यानी कि E. कोलाई बोलते हैं, क्लिसबेलिया न्यूमोनिया, एसिनेटोबैक्टर बॉमेनाई, ठीक है, इसको हम AB कहते हैं, एंड ऑर्गेनिज्म सच एज स्टीनोट्रोफोमोनास माल्टोफिलिया, ठीक है, डेट आर इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट, इनके अंदर से पैदा होता है रेजिस्टेंस, ओके। अब जो MDRO होते हैं, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, लिमिट ट्रीटमेंट ऑप्शन, ट्रीटमेंट के ऑप्शन को लिमिट कर देते हैं। मार्केट में 10 तरह की दवाइयां एंटीबायोटिक हैं, अब ये 10 की 10 यहां पर एक्ट नहीं करेंगी, कुछ 1 या 2 ही एक्ट करेंगी, ठीक है, फॉर पेशेंट मेकिंग इन्फेक्शन क्रिटिकल टू प्रिवेंट फर्दर हार्म, ठीक है, तो और इन्फेक्शन इसलिए काफी क्रिटिकल हो जाता है, बढ़ जाता है काफी, क्योंकि सारी दवाइयां उसके ऊपर काम कर नहीं रही हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ और टर्म्स हैं, जैसे MDRO के अंदर एक हम कब कहेंगे कि हमारा जो पेशेंट है वो MDRO से इन्फेक्टेड है, ठीक है, किस पेशेंट को कहेंगे, अ पर्सन हु हैज कल्चर्ड पॉजिटिव, जिसका ब्लड सैंपल लिया गया और उसको कल्चर किया गया, कल्चर मतलब समझते हो ना, हम लोग ग्रो करवाते हैं, अगार अगार प्लेट रहती है, ठीक है, उसका कल्चर पॉजिटिव आया है, किसके लिए, MDRO के लिए, एंड डिस्प्लेस साइंस और सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, और साथ साथ में वो उसके साइंस और सिम्टम भी शो करता है उस बैक्टीरिया के, उस बीमारी के, तो हम कहते हैं कि वो बंदा इन्फेक्टेड है। कई बार ऐसा होता है, अ पर्सन हु हैज कल्चर पॉजिटिव फॉर MDRO, जिसके अंदर वो वाला बैक्टीरिया पाया तो गया MDRO वाला, बट हैज नो साइंस और सिम्टम, बट उसके ऊपर किसी तरह के बीमारी के साइंस सिम्टम नहीं दिख रहे हैं, ऐसे इंसान को हम कहते हैं कॉलोनाइज्ड, कि भैया तुम्हारे अंदर कॉलोनी तो बन गई है, तुम्हारे अंदर है वो बैक्टीरिया, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, यानी कि तुम्हारे बॉडी को कोई उसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा, अभी बैक्टीरिया आराम से रह रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कॉलोनाइज्ड कोई साइन सिम्टम्स नहीं आते हैं, इन्फेक्टेड जब साइन सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, क्लियर है, ओके। अगर हम बात करें कि भैया कौन कौन लोग रिस्क पर हैं जिनको MDRO का इन्फेक्शन हो सकता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म किन लोगों को अफेक्ट करते हैं, किन लोगों के अंदर संभावना ज्यादा है, किन लोगों को रिस्क है, यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, जो लोग हेल्दी हैं उनको तो रिस्क कम है, बट किसको ज्यादा रिस्क है, एन एग्जिस्टिंग सीवियर इलनेस, अगर किसी को भयंकर कोई बीमारी है, ठीक है, दूसरा एन अंडरलाइंग डिजीज और कंडीशन सच एज डायबिटीज, क्रोनिक किडनी डिजीज, कोई बार कुछ बीमारियां होती हैं तो उस कंडीशन में MDRO होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि दवाइयां बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट चलता रहता है, तो MDRO होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है उसकी बॉडी के अंदर।
प्रीवियस प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक, उसने पास्ट में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज किया हो। इन्वेसिव प्रोसीजर, इन्वेसिव मतलब बॉडी के अंदर घुसा करके कोई काम किया जाए, जैसे कि डायलिसिस है, ठीक है। एंड द यूज ऑफ मेडिकल डिवाइसेस दैट एंटर द बॉडी सच एज ट्यूब यूज टू ड्रेन यूरिन, कैथेटर डालते हैं यूरिन के अंदर, ठीक है, डायलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। ट्यूब इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के अंदर कई बार ट्यूब डालते हैं टू गिव फ्लूइड, जो हम लोग विगो वगैरह लगाते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर घुसने वाली कोई भी चीज है, दैट इज कॉल्ड इन्वेसिव प्रोसीजर। आपका एंडोस्कोपी वगैरह हो रहा है, तो क्योंकि वो मेटल के ऊपर, अगर हॉस्पिटल में होता है सब कुछ, और मेटल के ऊपर कई बार बैक्टीरिया वगैरह लगा होता है, एक की बॉडी से यूज होता है, दूसरी बॉडी में यूज हो जाता है, खैर कैथेटर वगैरह तो हट जाता है, लेकिन ज्यादा संभावना होती है ऐसे केस में कि बॉडी के अंदर वो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट एंटर कर जाए। देन रिपीटेड कॉन्टेक्ट विद द हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, अगर किसी इंसान का बार बार हेल्थ केयर सिस्टम या हॉस्पिटल में जाना हो रहा है, सच एज न्यूमरस एडमिशन टू द हॉस्पिटल्स और रेगुलर डायलिसिस की विजिट के लिए जाना है, ठीक है ना। न्यूमरस एडमिशन टू द हॉस्पिटल में बहुत सारे एडमिशन हो रहे हैं, तो उसके टच में कोई हेल्थ केयर वर्कर आ रहा है बार बार, तो इस तरीके से हो जाता है। अ लॉन्ग स्टे इन द हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल में बहुत लंबे समय से रुके हुए हैं, मान लो पर डे आप जाते हैं, आपका कोई इंसान बीमार है, आप जाते हैं हॉस्पिटल रोज, तो कोई हॉस्पिटल में ही पाए जाते हैं, तो इस प्रकार आपको होने की संभावना ज्यादा रहेगी। प्रीवियस कोलोनाइजेशन विद, अगर आपकी बॉडी में कोलोनाइजेशन हो चुका है, ऊपर पढ़ा था हमने कोलोनाइजेशन क्या होता है, तो फिर आपको हो ही जाएगा। देन इफ यू आर एल्डरली और ऑन इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन, आप बूढ़े हैं या आपको इम्यून सप्रेस करने वाली मेडिसिन दी जा रही है, इम्यून सप्रेस मतलब आपकी इम्यूनिटी को कम किया गया है किसी खास कारण से, ऐसी मेडिसिन आपकी चल रही है, ऐसी स्थिति में आपको एमडीआरओ वाले ऑर्गेनिज्म पकड़ लेंगे जितना जल्दी होगा, ठीक है ना। यानी कि ये वो लोग हैं जिनके अंदर संभावना सबसे ज्यादा होती है एमडीआरओ इन्फेक्शन की। क्लियर है बातें? ओके, व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन डू, किस टाइप का इन्फेक्शन करते हैं ये जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये हर टाइप का करते हैं। हमारे ब्लड में कर सकते हैं, लंग्स में, यूरिनरी ट्रैक्ट में, हमारे जख्म में, स्किन में, सर्जिकल साइट में, हर जगह ये बॉडी में हर टाइप का इन्फेक्शन करने के सक्षम होते हैं ये, ठीक है। चलिए अब बात करें व्हाट आर द वेज टू कंट्रोल, क्या तरीके हैं कि हम इसके फैलाव को रोक लें, एमडीआरओ को फैलने से रोकें, क्या तरीके हम लोग अपना सकते हैं एज अ इंडिविजुअल। अगर हम लोग अपनी बात करें तो क्या क्या तरीके हैं, ठीक है ना। पहली चीज, डॉक्टर आर आस्क्ड टू ओनली प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक व्हेन दे आर नीडेड, डॉक्टरों को कहा गया है, किसने कहा है ये, आप लोग तो नहीं बोल नहीं सकते ना, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सीडीसी जो है अपनी कंट्री का, उसने हिदायत दे रखी डॉक्टरों को कि केवल प्रिस्क्राइब करें एंटीबायोटिक, अगर जरूरत है तो बेवजह एंटीबायोटिक ना दें, ओके, ठीक है। और अगर आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब हो गई है तो यू शुड फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, तो डॉक्टर ने जिस प्रकार खाने के लिए बोली है वैसे ही खाएं और उतनी खाएं। देन और क्या कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वे टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ जर्म्स और बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन इज टू वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। अगर आप जब भी कहीं बाहर से आते जाते हैं या ऐसी जगह से आए तो अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन से धुलिए। तीसरा, इफ यू विजिट अ पर्सन इन हेल्थ केयर सेटिंग, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में आप किसी से मिलने गए हैं, आपको जानने वाला है, तो क्या करना है, वॉश योर हैंड ऑन एंटरिंग एंड बिफोर लिविंग द पर्सन्स रूम। तो क्या कह रहा है ये कि अपने हाथों को धुलिए जब आप वहां पे घुसते हैं, ताकि बाहर से कोई उसके पास इंफेक्शन ना चला जाए, या जब वहां से आप निकलते हैं, तो दोनों टाइम पर आपको क्या करना है, अपना हाथ धुलना है। वियर डिस्पोजेबल ग्लव्स, आपको ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है, डिस्पोजेबल ग्लव्स। इफ यू एक्सपेक्ट टू कम इन कॉन्टेक्ट विद बॉडी फ्लूइड, अगर आपको लग रहा है कि आप जब अंदर जाएंगे, आपका जो पेशेंट है और उसका ब्लड वगैरह है उसको आप छुएंगे, तो आपके हाथों में क्या लग सकता है, खून वगैरह लग सकता है उस पेशेंट का, तो आप ऐसे ग्लव्स पहनिए। मान लो ब्लड है, यूरिन है, पस है, वॉमिट, सलाइवा, फीसेस, कुछ भी चीज हो सकती है, पेशेंट की हालत खराब है, आप बिस्तर टच करेंगे, उसकी उल्टी टच हो सकती है आपके हाथ में, उसने हो सकता है पेशाब कर रखा हो, वो टच हो जाए आपके हाथ में, तो आपको ग्लव्स पहनने हैं। और गाउन शुड बी वॉर्न, गाउन जो ऊपर पहनते हैं। इफ अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्ट विद बॉडी फ्लूइड इज पॉसिबल, अगर आप मिलने गए हैं और आपको लगता है कि भाई मेरा पेशेंट है, उसकी
बॉडी का फ्लूइड बिखरा हुआ होगा, यूरिन वगैरह कुछ भी चीज़, और आपके कपड़ों में टच हो ही जाएगा, बहुत ज़्यादा संभावना है, तो फिर आप गाउन भी पहन के जाइए और जब वहां से निकलेंगे तो ग्लव्स और गाउन को डिस्पोजल में डाल दीजिए। अगला पॉइंट क्या है, आउटसाइड अ हेल्थ केयर सेटिंग इफ यू कम इन कॉन्टेक्ट विद पर्सन हु इज इन्फेक्टेड और कॉलोनाइज्ड विद एन MDRO सच एज केयरिंग फॉर एन इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब हॉस्पिटल में जाने की अलग बात होगी, मान लो ऐसा कोई इंसान है जो घर में ही है और आप उसकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, ठीक है, तब क्या करना है, वो आपके घर में ही है, आपको उसको फर्स्ट एड देना है, उसका जख्म वगैरह को साफ करना है, ये सब चीजें करनी है। तो CDC क्या कहती है, वो कहती है केयर गिवर जो है, जो उसका देख रेख करेगा, अपने हाथों को धुलेगा साबुन से, है ना, बिफोर एंड आफ्टर फिजिकल कॉन्टेक्ट विद पर्सन, ठीक है, यानी कि जब भी उसको बॉडी को टच करना है, साफ करना है उसके जख्म को, तो पहले हाथ धुलेगा और फिर बाद में भी हाथ धुलेगा। देन जो टॉवल यूज्ड फॉर ड्राइंग हैंड्स आफ्टर कॉन्टेक्ट विद द पर्सन शुड बी वॉश्ड बिफोर बीइंग यूज्ड अगेन। जो टॉवल है, ठीक है, टॉवल यूज्ड फॉर ड्राइंग हैंड्स आफ्टर कॉन्टेक्ट विद पर्सन, हाथों को पोंछने के लिए जो टॉवल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जब आपने इंसान को छुआ उसके बाद हाथ धुले, फिर वो टॉवल का इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है, उस टॉवल को धुल देना है। उसके बाद मान लो आपने आज उस बंदे को ड्रेसिंग वगैरह कर दी है, फिर कल करना है, तो आज जब आप टॉवल को पोंछेंगे तो उस टॉवल को उसके बाद धुल दीजिए, ताकि कल जब दोबारा उससे अपने हाथ पोंछें तो टॉवल धुली हुई हो। डिस्पोजेबल ग्लव्स शुड बी वॉर्न इफ कॉन्टेक्ट विद बॉडी फ्लूइड, अगर आपको जख्म साफ करते वक्त हाथ में उसका खून वगैरह लगने की संभावना है तो ग्लव्स पहने, ठीक है ना, और हैंड शुड बी वॉश्ड आफ्टर रिमूविंग द ग्लव्स, और ऐसा नहीं ग्लव्स उतार दो सब सही है, ग्लव्स उतारने के बाद आपको वापस से हाथ भी धुलने हैं। बेसिक चीजें पता है आप लोगों को। बेडशीट शुड बी चेंज्ड एंड वॉश्ड इफ दे आर सॉइल्ड, सॉइल्ड मतलब गंदा हो जाना, बेडशीट को आपको बदल देना है, धुल देना अगर वो गंदे हो गए हैं, एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर गंदे नहीं भी हुए हैं तो रेगुलर बेसिस पे आपको हफ्ते में एक बार उसको पक्के से धुल देना है, या जब जरूरत लग रही है आपको तब धुल देना है, ठीक है। द पेशेंट्स एनवायरमेंट, जो पेशेंट का एनवायरमेंट है उसके आसपास की फर्श है, कुछ भी हो सकता है, हार्ड सरफेस लाइक द फ्लोर, टेबल, या टेबल में जिसका इस्तेमाल करता है, बेड है, शुड बी क्लीन्ड रूटीनली, आसपास का फर्श वगैरह रूटीन में साफ करना है, केमिकल डाल करके, जो अपना फिनाइल वगैरह आता है, ठीक है। व्हेन सॉइल्ड विद बॉडी फ्लूइड, अगर आपको लगता है पेशेंट वाला खांसी कर दी है या यूरिन हो गया है तो उसको आप टाइम टाइम पे करते रहिए, क्या, डिसइंफेक्टेंट का यूज करके, ये बात हमको पता ही है। तो तरीका बता रखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ 1/4 कप ऑफ रेगुलर हाउस होल्ड ब्लीच इन 1 गैलन ऑफ वाटर इज रिकमेंडेड, इतनी क्वांटिटी में लेकर के आपको सफाई करनी है, ठीक है। डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर पर्सनल हु प्रोवाइड केयर फॉर द पेशेंट्स आर नोटिफाइड दैट द पेशेंट इज कॉलोनाइज्ड और इन्फेक्टेड विद MDRO, और अगर आप किसी डॉक्टर को या बुलाते हैं, ठीक है ना, कोई हेल्थ केयर पर्सन है, कोई फार्मासिस्ट है, कोई नर्सिंग स्टाफ है जिसको आपने बुलाते हैं आप लोग उसकी देखरेख के लिए या सफाई करने के लिए या ड्रेसिंग बदलने के लिए, तो आप उसको इन्फॉर्म करेंगे, नोटिफाई करेंगे कि भैया जो पेशेंट है उसको MDRO है, उसी हिसाब से आप देखिएगा, तो वो क्या अपना पूरा तैयारी से ही पेशेंट को डील करेगा। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल बात है, यहां पे कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं पता है, बट हाँ क्या लिखना है, इसी की समस्या रहती है एग्जाम में कि सर पॉइंट क्या होने चाहिए, तो हम पॉइंट दे रहे हैं आपको। और फिर यहां पे बात आती है, व्हाट हॉस्पिटल्स, लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज, ठीक है, नर्सिंग होम वगैरह है, एंड अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर डूइंग टू प्रिवेंट MDRO। तो अब ये कह रहा है कि हॉस्पिटल्स हैं या जो लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज हैं या दूसरे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, वो लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं कि MDRO फैले नहीं। तो अगेन वही है, हैंड वॉशिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। फिर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, तो हैंड वॉशिंग में वही आ जाएगा, इट इज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उनको सिखाया जाता है वॉश देयर हैंड विद सोप एंड वार्म वाटर, गर्म पानी से और साबुन से हाथ धुलिए, यूज एन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। एंड आफ्टर ट्रीटिंग ईच पेशेंट, हर एक, मान लो कई सारे पेशेंट है ना, एक पेशेंट को आपने ड्रेसिंग वगैरह कर दी है, उसके बाद अपना हाथ धुलिए, ठीक है। दे आर ऑल्सो टॉट टू क्लीन देयर हैंड आफ्टर टचिंग एनी सरफेस एंड आफ्टर रिमूविंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ठीक है ना। आप अपने कपड़े हटाते हैं जो आपने गाउन वगैरह पहना था, उसके बाद भी आपको हाथ धुलने हैं। तो ये सब चीजें हैं, बेसिक है। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में क्या आ जाता है,
हेल्थ केयर वर्कर्स एंड विजिटर्स वियर ग्लोव्स। जो हेल्थ केयर वर्कर है वहां पे और जो भी विजिटर्स आ रहा है उनको देखने के लिए, विजिटर मतलब उनके रिश्तेदार वगैरह, वो लोग ग्लव्स पहने और गाउन पहने। ठीक है। इफ सॉइलिंग ऑफ द क्लॉथ इज लाइकली, यानी कि अगर हाथ और कपड़े गंदे होने की संभावना अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ग्लव्स और गाउन पहनना है। मतलब आप पेशेंट से मिलने गए हैं और संभावना है कि पेशेंट यूरिन वगैरह आपके बॉडी से टच हो सकता है, तो गाउन वगैरह पहनिए। ठीक है। या पेशेंट छींक दे तो आपके कपड़ों पे लग सकता है, तो गाउन पहन के जाइए। एंड समटाइम्स अ मास्क व्हेन एंटरिंग द रूम, और इवन आपको मास्क भी पहनना है जब आप रूम में जाते हैं पेशेंट से मिलने के लिए विद MDRO इन्फेक्शन। फिर क्या करना है, जब मिल लिए, द गाउन इज रिमूव्ड, गाउन को रिमूव कर देना है। हैंड्स आर वॉश, हाथ को धुल लेना साबुन और गर्म पानी से बिफोर लिविंग द रूम। रूम से निकलने के बाद आपको ये काम पक्का करना है। ठीक है। कॉमन चीजें हैं। केयरफुल यूज ऑफ एंटीबायोटिक, जब भी आप एंटीबायोटिक का यूज करेंगे तो बहुत केयरफुली आपको देना है कि कौन सी एंटीबायोटिक, आप रैंडम नहीं कि दे दिया गलती होगी। ऐसे केसेस में एंटीबायोटिक का यूज बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब और हम MDRO का रिस्क नहीं ले सकते। यूजिंग एंटीबायोटिक ओनली व्हेन नीडेड, जब जरूरत है तभी दें, एंड फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल, जितना संभावना है कम समय के लिए दें। हेल्प प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोर MDRO, तो और ज्यादा MDRO पैदा नहीं होंगे। प्राइवेट रूम, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का यूज, यानी कि अब मान लो जो नए नए पेशेंट आते हैं तो उसमें यानी कि भर भर के एंटीबायोटिक बांट रहे हैं, आप लिमिटेड यूज में ठीक करने की कोशिश कीजिए उसको। प्राइवेट रूम की बात करें, पेशेंट विद MDRO इन्फेक्शन आर प्लेस्ड इन प्राइवेट रूम। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको MDRO इन्फेक्शन है तो उसको अलग रखिए, एक ग्रुप वाले रूम में मत रखिए। और शेयर अ रूम विद अदर हु हैव द सेम इन्फेक्शन। या फिर आप क्या करेंगे, अगर एक ही तरीके का इन्फेक्शन है, मान लो 10 पेशेंट है, उनको एक ही तरह का इन्फेक्शन है, तो आप उन 10 पेशेंट को एक रूम में रख सकते हैं। ठीक है। या तो आप उसको अलग प्राइवेट रूम में रखिए, या ग्रुप में रखना है तो उन पेशेंट के साथ रखिए जिनको सेम टाइप का इन्फेक्शन है। ठीक है। फिर डेली क्लीनिंग, में क्या करना है, जो पेशेंट केयर आइटम्स होते हैं जिनसे हम पेशेंट की केयर करते हैं, बेडशीट है या जो भी चीज इक्विपमेंट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, इक्विपमेंट्स हैं, या रूम का जो सरफेस है वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए और डिसइंफेक्ट होना चाहिए एवरी डे। चेकलिस्ट में बी यूज्ड। चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट होती है जिसमें बाथरूम के आगे टिक लगाना होता है, टॉयलेट के आगे टिक लगाना होता है, रूम के आगे टिक लगाना होता है, कि जो जो चीज था कि चेकलिस्ट की, हाँ ये साफ हो गया, ये साफ हो गया, ये साफ हो गया। तो चेकलिस्ट को यूज करें ताकि कोई भी चीज छूटे नहीं सफाई से। वैक्सीनेशन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये जो बैक्टीरिया है, ये एक टाइप बैक्टीरिया दैट कैन कॉज निमोनिया, ये निमोनिया पैदा करता है। ऑफन, अक्सर, कैन बी रेजिस्टेंट टू 1 और मोर एंटीबायोटिक, ये अक्सर एक या एक से ज्यादा एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, तो हमको इससे बचना है। तो क्या करेंगे, वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कैन प्रिवेंट दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शन। तो हम पहले ही क्या कर लेंगे, वैक्सीनेशन ले लेंगे जो वहां के हेल्थ केयर वर्कर है। ठीक है। नाउ मॉनिटरिंग, हॉस्पिटल्स एंड अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी मॉनिटर द स्प्रेड ऑफ MDRO, वो लोग लगातार मॉनिटर करते रहेंगे क्या कोई MDRO फैल तो नहीं रहा है। ठीक है। एंड एजुकेट केयर गिवर, जो केयर गिवर है उनको एजुकेट करेंगे ऑन द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इट। जो केयर गिवर है, जो उनको देखरेख कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर हो या जो बाहर से कोई पेशेंट के साथ रुका हुआ है, उसको एजुकेट करेंगे भैया ये चीज ऐसी है तो कैसे बचना है। ठीक है। तो ये था हमारे पास एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में सारी बातें। ठीक है। खत्म होता है हमारा ये वाला चैप्टर भी। और दिस इज आवर ऐप, जो कि हमारा माइंड नर्चर ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं, काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। जो नोट्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाद बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ऐप में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, उसमें आपको सबसे अच्छा जो MCQ प्रैक्टिस मिलती है, काफी हेल्प करती है बच्चों को। ठीक है ना। और सबसे जरूरी बात, पढ़ें कहीं से भी और कहीं से भी पढ़ाई करें। जरूरी क्या चीज है, रिवीजन। बिना रिवीजन के सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। ठीक है। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट।